बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे हो गए, कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। पहले इस्तीफा आता है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का और 24 घंटे गुजरते नहीं है और उससे बड़ा इस्तीफा आ जाता है। 27 अक्टूबर को जिन्होंने चीफ जस्टिस का हलफ उठाना था वो थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने अचानक ही इस्तीफा दे दिया। उसकी रीजंस क्या हैं वो भी जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है कि माहौल कैसा हो चुका है कि इतने सीनियर लोग रिजाइन करने पर मजबूर हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। ये मामले तो सारे चल रहे थे, मामलात जो हैं, आज भी जब हेयरिंग हुई है उन्होंने कहा जी कि जो इदारे की बदनामी और साख का बायस बना है वो इस्तीफा देकर कैसे जा सकता है, उसको नोटिस किया करेंगे, जवाब मांगेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। उसके कुछ ही घंटे बाद मरियम औरंगजेब सर टीवी पर नमूदार होती हैं और वो कहती हैं एक एक से हिसाब लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को ये भी करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को वो भी करना होगा। सिसिलियन माफिया जो कहते थे आज देखें वो सारे जाहिर हो गए। ये हो क्या रहा है? या नून लीग की ख्वाहिश जो हम पहले भी बात करते हैं उसी ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है या वाकई काजी साहब ने अंदर माहौल ऐसा बना दिया है कि सबका दम घुटना शुरू हो गया, सब इस्तीफे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है और जिसका अगर आप देखें कि कहीं भी किसी भी अहम मौके पे जहाँ पर आइन से मुतल्लिक कोई मामलात मुल्क के अंदर कोई बहरान पैदा होने का खदशा हो या कोई ऐसे मामलात चल रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान एक बात करती है बेंचेस के अंदर, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुख्तलिफ मौके पर यह बात करते हुए हमें नज़र आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की और बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है और हम यकीनी बनाएंगे कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये दर हकीकत एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है जो चीफ जस्टिस मुख्तलिफ मुकदमात जो बेशक किसी ऐसे आइनी नुक्ते के हवाले से वो समात ना हो रही है, एक आम मुकदमे की समात के दौरान भी बाज़ औक़ात चीफ जस्टिस सिर्फ पैगाम रसानी के तौर पर इस तरह की बात करते हैं ताकि जहां तक ये बात पहुंचनी है वहां तक वो बात पहुंच जाए। और ये मकसद सिर्फ पैगाम देना होता है कि अदालत इस तरह की किसी नाइंसाफ़ी को या कोई गैर आइनी इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अलमिया ये है कि जब से रिजीम चेंज हुई पाकिस्तान के अंदर आइन को मुसलसल रौंदा जा रहा है और दो जजेस, एक पहले गुज़श्ता रोज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया, आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे, जी। जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद 27 अक्टूबर 2024 को उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। तकरीबन 10 महीने का टाइम था और उन्होंने उससे पहले इस्तीफा देना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी इसकी और पाकिस्तान वजूहत की होंगी। तारीख में पहली दफा हो रहा है। पहली दफा कि एक शख्स जिसने 10 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना है उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा कहीं पर जेरे समात नहीं और उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी इसके ऊपर जो है वो अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में मनफी जो है वो मुहिम चला रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो डर खौफ की वजह से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। आज उसको रिलेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जुडिशल काउंसिल में जो उन्होंने आज रिमार्क्स दिए कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत या रेफरेंस आ भी जाता है तो और वो उसका मुस्ताफी सबसे हो पहले तो जाता है। काजी साहब को खुद अपने मैं एक्शन उसी का हिसाब उसी देना उसी चाहिए। साइड पे आ रहा हूँ, उसी साइड पे आता हूँ। अगर तो सबके ये लिए एक असूल है तो फिर उसी असूल से आपको गुजर के पहले अपने आप को सही साबित करना है। जी जी, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ उसको चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अफवाहों और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्रियां चलना शुरू हो गई हैं और जिसके दिल में जो आ रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर लिखता हाँ, जा अभी रहा है। हमारे दोस्त ने नहीं बताया कि अगले मंगल को जस्टिस मुनीब साहब का भी इस्तीफा है। जी जी। तो अब तो अब तो देखें। ये फैक्ट्रियां चल पड़ी हैं। जी जी, अब देखें कि अगर इस तरह की कोई बात है कि ये चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं तो इसका मतलब ये है कि जजेस को इस हवाले से कोई सख्त किस्म के हालात का ज़रूर सामना है कि जिसकी वजह से वो तयशुदा वक्त के मुताबिक रिज़ाइन करने को वो तैयार हैं, वो सोच रहे हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन देखें, आपने तकरीबन 15-20 साल लगाए हों एज अ जज, आप हाई कोर्ट के जज रहे, आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और जज। वाइट कॉलर क्राइम के जो हमने अपने दौर में जी देखा है, जी सहाफत के बेस्ट जज इनको जी देखा। जी, बिल्कुल। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को मैं तकरीबन कोई 7-8 साल से, जब से मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ। मुकदमात की जुजियात भी जो होती है ना, माइन्यूट डिटेल्स भी जिनको आप कहते हैं,
उनको भी वो बारीकी से परखते हैं। और एक झलक मेरे ख्याल में पूरी आवाम ने देखी जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत हो रही जी। थी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ये वो जजेस हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस के मुखालिफ हम ख्याल समझे जाते हैं। मुखालिफ क्या होता है? कानून एक है, आइन एक है, सिर्फ ओपिनियन मुखालिफ असल में होते ये हैं। जो काजी साहब के ही फैन ये क्लब के जो लोग थे ना, एकदम से टर्म जी जी, इंट्रोड्यूस हुई, काजी साहब के जो है ना, सियासत है कोई? ये सियासत ही एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि काजी साहब के जो फैन क्लब के लोग थे, दर हकीकत उन्होंने ही ये इस्तिलाह एक मुतारिफ करवाई थी, लाइक माइंड जजेस, यानी हम ख्याल जजेस। जब 2022 में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई मुकदमा समाअत के लिए लगाते तो कहते कि देखें जी हम ख्याल बेंच है, सारे एक जैसे जजेस हैं। तो मैं अब उनसे अक्सर सवाल करता हूं, मैंने कहा आप बंदयाल साहब को तो आप शिकवा करते थे, तनकीद भी करते थे, काजी साहब हर मुकदमा अहम मुकदमा अपने ही अहम जजेस के सामने अब लगा कल रहे हैं। जो केस उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन का बेंच बनाया, उसको फिर खुद जी जी, फिर वही कर रहे हैं। ताकि कहीं से ये ना हो कि पीटीआई को कोई रिलीफ मिले। सर अगर देखें ये पेशावर हाई कोर्ट में तो वो जजेस नहीं थे, चलें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर तो ये इल्जाम लगाते हैं ना, इल्जाम लगाते हैं, कोई सबूत इनके पास नहीं है, इल्जाम लगाते हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो इनके इलेक्शन कमीशन के साथ किया, अगर इनमें थोड़ी सी कोई शर्म हया होती तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ना आते। लेकिन हमारा असल मुद्दा ये था कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब, अब देखें कि जस्टिस एजाजुल हसन क्या वजूहत अब नजर आ रही है जाहिरी तौर पे कि कितना मजबूर किया गया है, या वो इज्जत के उस पैमाने पर अपने आप को परख रहे थे कि ये कम हो रहा है कुछ मामला, तो उन्हें रिजाइन कर दिया? देखें, जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक तो पॉलिटिकल उनको हिमायत विक्टिम हासिल आई। थी, अच्छा। हिमायत हासिल थी। नून लीग की पीडीएम उस वक्त चल रही थी, तो उनकी हिमायत उनको हासिल थी। दूसरा, उनके साथ वकला तंजीमें खड़ी हुई थी और वो सारे उनके साथ थे। तीसरी, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जज साहबान उनके साथ थे, एक बड़ा ग्रुप उस वक्त भी उनके साथ था। आप यहाँ तक देखें कि साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने जब ये जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस, जब उनका रेफरेंस खारिज हो गया और मामला एफबीआर वाला एफबीआर की तरफ भेजा गया, तो उन्होंने एफबीआर को मामला भेजने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की। सही। और उसकी जब समाअत हो रही थी तो साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने 10 रुकनी फुल कोर्ट बैठी हुई है, हम कमरे अदालत में थे, वो दलाइल दे रहे थे रोस्ट्रम पर, और वहां पर खड़े होकर उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस वक्त यहाँ 10 जजेस में बैठे हुए एक जज ने मुल्जिम जज काजी फायज ईसा के जवाब की तैयारी में, ड्राफ्टिंग कराने में उसकी मुआवनत की है। तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक मुल्जिम जज की मुआवनत करते रहे। तो वो तो ये सहूलत ना इल्जाम तो वो भी लगा था कि वो जो स्पीकर साहब ने खत लिखा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने ड्राफ्ट किया हो। जी जी। और देखें कि जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं उनको कोई हिमायत नहीं थी, एजाजुल हसन साहब को कोई हिमायत नहीं थी, इनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल, अभी देखें कल जो मज़ाहिर नकवी साहब ने अपना वो जवाब जमा करवाया, तो उसमें तो उन्होंने नंगा कर दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल को कि आप 21 फरवरी 2023 को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और उसी शाम आप मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर, शिकायत दायर करवाने के लिए आप करारदाद मंजूर करते हैं, और फिर चंद दिनों के बाद जो है वो आप रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा देते हैं। तो ये सारा सियासी टारगेट था ना? सारा सियासी टारगेट था। हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हो, जस्टिस एजाजुल हसन हो, जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हो, अब जस्टिस मुनीब अख्तर का अगला जैसे नाम लिया जा रहा है, उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा है, जस्टिस शाहिद वहीद है, ये वो तमाम जजेस हैं जिनको सिर्फ इस वजह से नापसंद किया जाता है कि ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े थे, और ये वो तमाम जज थे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने के लिए आइन पर अमल दरामद करवाने पर बजिद थे। और देखेंगे इन जजेस के खिलाफ सारी कैंपेन चली, टारगेट किया गया, फैमिली को इसमें घसीटा गया, यहां तक कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर कादियानी होने का इल्जाम लगाया गया, उनके खिलाफ कादियानी होने की मजहबी मुनाफरत फैलाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता साल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का फैसला दिया। और ये सारी मेरे ख्याल में देखें कि आपके साथ वकला तंजीमें नहीं है, आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अपने नहीं है, आपके साथ जो है वो आपको समझे कि पब्लिक सपोर्ट भी आपकी इस वजह से नहीं है कि इस वक्त जो हालात मुल्क के अंदर हैं, तो आप पब्लिक सपोर्ट आप कहां से करेंगे? मतलब कि मुल्क का सबसे बड़ा जो सियासी रहनुमा है, साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, वो इस वक्त उन्होंने उसको गर्म तवे के ऊपर रखा हुआ है, सुकून नहीं लेने देते, मुकदमात हैं, पकड़ धक्कड़, उसके अलावा आप इलेक्शन वाली सारी सूरत हाल देख लें, तो इन सारे मामलात से वो गुजर रहे हैं, तो किसी किस्म की कोई हिमायत नहीं थी। दूसरा, और ये वो नफ्सियाती दबाव था कि एक तरह से होता है ना कि एक लेवल पे आके जब आप देखते हैं कि हर तरफ से
आपके खिलाफ जो है वो शिकंजा वो कसा जा रहा है, तो फिर आप समझते हैं कि इस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर बेबस हूं, मैं कहीं से कोई मेरे फेवर में कोई चीज नहीं आ सकती। और देखें कि वकला तंजीमें जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा अपना नारा लगाती आई हैं, हमने तो ये देखा है कि वो भी अंदर हकीकत पीडीएम के मोहरे थे, सियासी जमातों के मोहरे थे। उन मुकला तंजीमों के अंदर सियासी जमातों के नुमाइंदे और उनके कारकुन मौजूद थे, और जब वक्त आया तो उन्होंने थोड़ी सी रस्सी खींची और सारी सियासी जमातें नाम निहाद वो हमें फस्तायत के साथ खड़ी हुई नजर आई हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल इसके अंदर सैर फहरिस्त है, और जस्टिस काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं, जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपना तो वो जवाब नहीं दे सके। इल्जाम लगा कि आपके बीवी बच्चों के असासे हैं, पकड़े गए, आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब देने की बजाय इल्जाम लगाया कि ये शिकायत लगाने वाला ये एजेंसियों का टाउट है। भाई आपके पास आपको अगर लगता था कि ये एजेंसियों का टाउट था तो फिर आज तक आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरी बात कि बददियानती ये भी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपना ग्राउंड ये लिया था अपने रेफरेंस में कि मेरे बच्चे बीवी वो बालिग हैं, मेरे जेरे कफालत नहीं है। अब मुझे बताएं बीवी मुज़ाहिर अली नकवी साहब के भी जेरे कफालत है? जी मैं उसी साइड पर हूं। मुझे बताएं कि दीन में क्या बीवी शोहर से अलग कंसीडर होती है? मुमकिन ही नहीं है। वो तो जेरे कफालत का जेरे कफालत होती है, क्योंकि बीवी अल्लाह ने वो शोहर की जो है वो उसकी जिम्मेदारी में दी है, उसकी कफालत में दी है कि शोहर इसका हर चीज का जिम्मेदार है। तो ये हमारे जज साहबान कहते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों का अपनी बारी तो खड़े होकर उन्होंने यही कहा था कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे खड़े होंगे। फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अगर असासे और ये वो सारी जाहिर की थी तो उनकी भी कांच करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए ना, कौन से किसी की जरूरत है कि कोई सरकारी अफसर बेचारा किसी जज को पकड़ेगा। तो दूसरा यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के 2 बेटे हैं जिनके खिलाफ शिकायत थी, अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का क्या काम लेते हैं, हिसाब नहीं देते, और उनके दोनों बेटों को इन्होंने 9 जनवरी को मुझे बताएं कोई आईनी बहरान इससे तो नहीं आ सकता? देखिए आईनी बहरान मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे। देखें वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ जब साबिक चीफ जस्टिस थे ना इफ्तिखार चौधरी साहब, तो उनके दौर में ना ये चीजें कैलकुलेट हुई थी। यानी इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कहा कि अगर फलां जज हो, मैं इसको यहाँ पे इस तरफ ले, मतलब बाकायदा कैलकुलेशन होती है। अब ये पूरी एक साइंस बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कब, कहां, कैसे, किसको लाना है, जी जजेस को कैसे लेके आना है, उसकी कितनी मुद्दत है, वो कितने अरसे तक रहेगा, कौन सा जज चीफ जस्टिस बनेगा तो उसका कितना टेन्योर होगा, ये पूरी कैलकुलेशन की जाती है। इवन के यहां से आज क्या 2023-24 है, 2024 से लेके मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप चेक करें तो शायद 2040 तक कैलकुलेशन हो चुकी होगी कि किस जज को कब, कहां, कैसे लेके आना है और वो कितने अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर मार जाए तो वो तो फिर देखे ना, वो तो ये तो वो वेरिएबल है ना जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस तरह, और मुझे अभी भी लगता है कि देखें अभी मुज़ाहिर नकवी साहब रिटायर हो गए, इजाजुल हसन साहब रिटायर हो गए, अब ये पीछे पड़ जाएंगे मुनीब अख्तर साहब के, वो भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, तो वो भी अगर हो गए, जस्टिस आयशा मलिक के पीछे भी पड़ेंगे क्योंकि वो भी चीफ जस्टिस बनेगी। तो अब देखें कि जस्टिस इजाज के रिटायर होने से जस्टिस मंसूर के 1 साल की तौसीह हो गई उनमें, मतलब कि उन्होंने 2 साल कहा जाता था, 3 साल वाला वो 300, जी वो ऐसा वो इसी तरह के, मतलब जस्टिस इजाजुल हसन निकल गए तो जस्टिस मंसूर की मुद्दत में इजाफा हो गया, मुनीब निकलेंगे तो जो मंदोखेल इसमें वो चीफ जस्टिस नहीं बनते। लेकिन ये जस्टिस शायद जायज अफरीदी को इसका फायदा होगा जब मुनीब साहब रिटायर होंगे। तो ये कहने का ये मकसद है कि चीजें सारी कैसे सेट की जा रही हैं। वही बात है कि एक तो ये जजेस निकल रहे हैं, इनकी जगह पे अपने मनपसंद जजेस लाए जाएंगे, और दूसरा जो इनके अपने इनके हैं फिरका, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ग्रुप है, तो इनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो उनकी टेन्योर जो है उनका इजाफा हो जाएगा। तो ये सारी पॉलिटिक्स जो बाहर पहले कभी हमें असेंबली में नजर आती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में। और नून लीग की आप देखें कि जैसे वो खुशियां मना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये पहले ना मिठाई खा लें, तो ये वैसे इनके साथ आदत है, इनको बाद में फिर वो खाई हुई उगलनी पड़ती है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।